हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम एमीन्स पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग आज पार्ट 4 है इस वीडियो का। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उससे आपको हेल्प होगी। और वैसे मैं एक कंबाइंड वीडियो भी बनाऊंगा, इन्हीं को कंबाइन करूंगा। एक कंबाइंड वीडियो में आपको वन शॉट वीडियो भेजूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा यूट्यूब पे। तो फिलहाल हम एमीन्स के पार्ट 4 वाले वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यूज़, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पी के बी वैल्यू क्या होती है। पी के बी वैल्यू किसी कंपाउंड की, अगर हमें पी के बी वैल्यू पता है, ठीक है, तो पी के बी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये के बी बी जो वर्ड है ना यहाँ पर पे, ये बेसिसिटी को बता रहा है। बेसिसिटी या बेसिक नेचर को बता रहा है, ठीक है। तो पी के बी से हमें क्या पता चलता है, किसी कंपाउंड की बेसिसिटी का पता चलता है, बेसिक नेचर का पता चलता है। इसी प्रकार से एसिड के लिए पी के ए होता है, ठीक है ना। अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो उसके लिए पी के ए होगा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उसके एसिडिक नेचर का पता चलेगा, एसिडिक नेचर का पता चलेगा। और पी के बी बिल्कुल पीएच की तरह होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू जैसे किसी एसिड की पीएच वैल्यू है, मैंने कहा कि किसी एसिड की पीएच वैल्यू 4 है और किसी एसिड की पीएच वैल्यू 2 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो पीएच में आप क्या कहेंगे, जिसका पीएच जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसी से आप याद रखेंगे कि पी के बी वैल्यू भी जिसकी जितनी कम होगी, जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। और इसी प्रकार से पी के ए वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पी के बी वैल्यू अगर कम है तो वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और ऐसे पी के वैल्यू जितनी कम है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू में अरेंज करना है। पहले मैं आपको कंपाउंड्स लिखा देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास। पहला है हमारे पास C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH2। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास C6H5NHCS3, C6H5NHCS3। अगला है हमारे पास C2H5 होल ट्वाइस NH, और एट लास्ट है हमारे पास C6H5NH2, ठीक है। तो हमने कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू में अरेंज करना है। यानी कि जिसकी जितनी कम पी के बी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगा, पी के बी वैल्यू जितनी कम होगी वो यहाँ पर आएगा, और जिसकी पी के बी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, पी के बी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि पी के बी वैल्यू कम किसकी होगी, जो ज़्यादा एसिडिक हो, जो ज़्यादा बेसिक होगा, एसिडिक नहीं बेसिक, बेस को बता रहा है। जो जितना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, वो यहाँ पर आएगा। जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अरेंज करना है। तो पी के बी वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो उतना कम बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा, कम बेसिक। और बेसिक नेचर हम कैसे बताते हैं, बेसिक नेचर हम ऐसे बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल आपका बेसिक है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, लुईस कॉन्सेप्ट, वो हमसे कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कोई सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उनको अगर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनर है, तो वो आपका क्या होता है, बेसिक होता है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होता है, वो एसिड होता है। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है, लोन पेयर डोनर क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे जो लोन पेयर को बहुत इजीली डोनेट कर पाता होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और जो लोन पेयर को थोड़ा कम मात्रा में, मतलब कम एफिशिएंसी के साथ डोनेट कर पाएगा, वो कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, 1 2 3 4 4 कंपाउंड है, हमने इनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे कम बेसिक इसमें से कौन सा होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो C6H5NH2 है, एनिलीन है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने हर जगह बोला है कि C6H5NH2 जो है ये आपका सबसे कम बेसिक होता है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास पे, जो लोन पेयर होते हैं वो रेडिली अवेलेबल नहीं होते डोनेशन के लिए, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो डोनेट नहीं हो पाएंगे, तो डोनेट नहीं हो पाएंगे तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। तो सबसे कम बेसिक तो ये होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और कंपाउंड है जहां पर पे बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से एक NH जुड़ा हुआ है, ठीक है, NH जुड़ा हुआ है, और यहां पर पे CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर पे लोन पेयर है, ठीक है। अब रेजोनेंस तो यहां पर भी बनेंगे, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा वाला
ज़्यादा बेसिक होगा ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, या लेस बेसिक कौन सा होगा ये बताते हैं। हम लेस की बात करते हैं, अभी लेस की बात कर रहे हैं, तो लेस की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा कम बेसिक होगा। तो देखिए एनिलीन में तो लोन पेयर यहाँ आ रहे हैं, ये बात सही हो गया, लेकिन यहाँ पर CS3 लगा हुआ है, इस CS3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट डोनेशन के लिए मदद करेगा, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो ये वाला थोड़ा कम बेसिक होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये दो हमने अरेंज कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास हमने C6H5 ये दो अरेंज कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री एमीन है और यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है। और देखो 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं एक कार्बन से, ठीक है, और हाइड्रोजन लगा हुआ है नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर पे, और ये नाइट्रोजन क्या करना चाह रहा है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करना चाह रहा है। उस डोनेशन में ये 2 R ग्रुप क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, प्लस आई इफेक्ट है तो ये हेल्प करेंगे, तो ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 2 R वाला। तो 2 R वाला यानी कि C2H5 होल ट्वाइस NH ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। C2H5 होल ट्वाइस NH ये सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक। C2H5 NH2 ये उससे कम हो जाएगा, तो हमारा अरेंजमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, और इसकी पीके वैल्यू क्या होगी, इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में ही तो हमने अरेंज करना था, तो ये हमने कर दिया, बस ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, यानी कि पीकेबी वैल्यू यहाँ पर पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी सबसे कम होगी, इसकी ये ऐसे हमने ये अरेंज कर दिया। अब इसी के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या समझ में नहीं आया यहाँ से पूछेंगे तो मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसको हमने सबसे राइट साइड में लिखना है। कंपाउंड क्या क्या है हमारे पास, ये है C6H5NCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। फिर है हमारे पास C2H5 होल ट्वाइस NH, और एट लास्ट है हमारे पास CS3NH2। हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसको राइट साइड में हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर एनिलीन फिर से आपको दिखाई दिया, तो एनिलीन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनिलीन को आप सबसे लीस्ट बेसिक वाली कैटेगरी में डाल दीजिएगा, है ना। हो सकता है कि उससे कम बेसिक भी आपको मिल जाए, लेकिन एनिलीन आपका लीस्ट बेसिक होगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और आपको दिया गया है, यहाँ पर एनिलीन का ही डेरिवेटिव है, यानी कि आपने यहाँ पर पे क्या लगाया हुआ है, नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से दो CS3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये जो CS3 ग्रुप है ये डोनेशन में हेल्प करेंगे, तो डोनेशन में हेल्प करेंगे तो इससे ज़्यादा ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है ना। लोन पेयर डोनर ही आपका बेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लोन पेयर डोनर लुईस कॉन्सेप्ट है ये, कि लोन पेयर डोनर आपका क्या होता है, वो आपका बेसिक नेचर को शो करता है। और इसके बाद एट लास्ट देखिए हमारे पास दो चीज़ें हमने कर दी हैं, C6H5 ये वाला भी हमने कर दिया और ये वाला भी कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर पे ये 2 डिग्री है कि नहीं, ये 2 डिग्री है एमीन है, और ये क्या है 1 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन में कौन सा वाला ज़्यादा होगा, तो 2 डिग्री एमीन ज़्यादा आपका क्या होगा, बेसिक होगा। C2H5 होल ट्वाइस NH ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और इससे कम बेसिक हो जाएगा CS3NH2। तो ये हमारे पास ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना था, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं एक बार बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों हमारे सही है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में ही हमने अरेंज करना है। यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास एनिलीन, एनिलीन मतलब यहाँ पर पे नाइट्रोजन लगा हुआ, पैरा नाइट्रो एनिलीन है। पैरा नाइट्रो एनिलीन का मतलब एनिलीन तो होगा मतलब NH2 यहाँ पर पे लगा होगा, और यहाँ पर पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा पैरा पोजीशन से, NO2 ग्रुप लगा होगा पैरा पोजीशन से, और यहाँ पर है पैरा टोलुडीन लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि टोलुइन क्या होता है आप जानते हो, टोलुइन क्या होता है, टोलुइन होता है बेंजीन पे CS3 लगा हुआ, ठीक है, और बेंजीन पे CS3 लगा हुआ, अगर CS3 और इस पे NH2 जो है वो पैरा पोजीशन में लग जाए तो ये हो जाता है पैरा टोलुइडीन। ये जो यहाँ पर पे लिखा हुआ है वो यहाँ पर पे है। तो हमने ये 3 कंपाउंड बताने हैं, इन 3 कंपाउंड में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये हमने बताना है। तो देखिए जो ये NO2 ग्रुप है ना, ये NO2 ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है। तो ये रेजोनेंस जो बनने वाले हैं उसको ये हेल्प करता है। अब अगर रेजोनेंस को हेल्प करेगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो फिर वो डोनेशन के लिए कहाँ से एलिजिबल रहेगा, लोन पेयर जो है वो यहाँ पर पे लेस अवेलेबल रहेंगे, लोन पेयर जो रहेंगे यहाँ पर पे लेस अवेलेबल रहेंगे,
ठीक है, लोन पेयर लेस अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ पर एनिलीन है, इसके लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अवेलेबल ये है, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक इसके कंपैरिजन में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पे CS3 ग्रुप है। CS3 ग्रुप NO2 ग्रुप का बिल्कुल उल्टा होता है। CS3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर ये डोनेशन में हेल्प करेगा, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो ये होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ही होगा। हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर पे बना देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर पे बना देता हूँ। सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो हो जाएगा पैराटोलुइडीन, जो हमें दे रखा है 3rd नंबर में, यानी कि आप यहाँ पर पे NH2 बना सकते हो और यहाँ पर पे CS3 दिखा सकते हो, एक ही बात है, कैसे भी बनाओ एक ही बात है। सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, उससे कम एनिलीन होगा। ठीक है, एनिलीन होगा, एनिलीन मतलब NH2, और सबसे कम हो जाएगा ये, सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर पे क्या लगा हुआ है, NO2। ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक, ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक, और ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक। ठीक है, ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के उस पर अरेंज कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का बी है। बी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में ही हमने अरेंज करना है C6H5NH2, यानी कि बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। ये रही बेंजीन रिंग और यहाँ पर पे NH2 लगा हुआ है। फिर है हमारे पास C6H5 तो है हमारे पास, और यहाँ पर लगा हुआ है NHCS3 लगा हुआ है। और है हमारे पास C6H5 बेंजीन रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर पे लगा हुआ है CH2NH2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब कैसे आप इसको बताओगे, तो देखो यहाँ पर तो एनिलीन है, मैंने कहा था ये लीस्ट बेसिक होता ही है क्योंकि लोन पेयर डोनेशन पॉसिबल नहीं होता है, और यहाँ पर पे लोन पेयर डोनेशन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो पाएंगे क्योंकि CS3 ग्रुप प्लस I वाला होता है, ये डोनेट करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर पे देखो जो इसके लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा और उससे कम ये हो जाएगा और उससे कम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास C6H5NH2 C6H5NHCS। अच्छा, ये तो हमने देख ही लिया, बी हमने इसको अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमारे पास सबसे ज़्यादा हो गया C6H5CS2NH2 NH, और ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में हमने अरेंज करना है इन गैसियस फेज। अब ये गैसियस फेज में हमने अरेंज करना है, तो गैसियस फेज में जो फैक्टर काम करता है वो केवल +I वाला फैक्टर होता है। ध्यान रखना, गैसियस फेज में +I वाला फैक्टर काम करता है बेसिक स्ट्रेंथ में, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो +I के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो यहाँ पर पे हमारे पास C2H5NH2 है एक कंपाउंड, एक है 2 डिग्री यानी कि C2H5 होल ट्वाइस NH है, एक है हमारे पास C2H5 होल थ्राइस N यानी कि ये 3 डिग्री है, और एक है हमारे पास अमोनिया। अब अमोनिया आप जानते हो, अमोनिया से ज़्यादा तो यही होंगे क्योंकि R ग्रुप जो है वो हेल्प करेगा डोनेशन में, +I इफेक्ट होता है वो डोनेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में हमने अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा उसको हम यहाँ पर पे लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इसमें 3 डिग्री वाला हो जाएगा, 3 डिग्री वाला यानी कि C2H5N होल थ्राइस N, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इससे कम क्या होगा, इससे कम ये हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH हो जाएगा। ठीक है, और उससे कम क्या हो जाएगा, उससे कम 1 डिग्री हो जाएगा यानी कि C2H5NH2 हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा NH3। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, एच बॉन्डिंग जो है, वो आपकी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के, या बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे। तो पहला है हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, एथेनॉल जिसे आप कहते हो। फिर है हमारे पास CS3 होल ट्वाइस NH, ठीक है, CS3 होल ट्वाइस NH यानी कि 2 डिग्री अमीन है, मिथाइल अमीन है, और यहाँ पर पे हमारे पास C2H5NH2 है, C2H5NH2 है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये अल्कोहल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप एक चीज़ जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनती है वो। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसे डॉट डॉट करके दिखाते हैं, और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में लगता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है कुछ FON।
ठीक है ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि C2H5OH का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो इन दोनों से तो ज्यादा होगी। तो इन दोनों से ज्यादा होगी तो C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? C2H5OH का। ठीक है, अब दूसरे हैं हमारे पास, एक है 2 डिग्री अमीन, एक है 1 डिग्री अमीन। अब देखो जो 1 डिग्री अमीन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और जो 2 डिग्री अमीन है इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा आपका क्या बना पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। ठीक है, वाटर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि C2H5NH2 यानी कि जो 1 डिग्री अमीन था उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा CS3 यानी कि 2 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट। CS3 ठीक हो गया, CS3 ठीक है। ठीक है, अब हम अरेंज करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है हमारे पास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी भी आपका किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक है हमारे पास C6H5NH2। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने आपसे कहा था ये वाला जो है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, और एक है हमारे पास C2H5NH, ठीक है, NH है, और है हमारे पास C2H5NH2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ये उससे कम हो जाएगा और ये वाला सबसे कम हो जाएगा, एनिलीन्स वाला जो हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात करी है, ये जो C6H5 जो ग्रुप होता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। वैसे R ग्रुप भी आपके जो होते हैं ये भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन C6H5 ज़्यादा बल्कियर ग्रुप है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी कंपेरिजन टू दिस। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास कन्वर्जन से क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन ही हम करते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। एथेनोइक एसिड है हमारे पास। एथेनोइक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। ये हमारे पास एथेनोइक एसिड है। हमने इसको कन्वर्ट करना है मेथेन एमीन में। मेथेन एमीन का मतलब होता है CH3NH2। इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है, CH3NH2 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं 2 कार्बन है और यहां पर एक ही कार्बन है, यानी कि यहां पर डिग्रेडेशन तो हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। और हम एक मेथड जानते हैं डिग्रेडेशन की, कौन सी वाली, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी वो करी थी बात। और अगर आप ये सिंगल वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 1 शॉट वीडियो देख रहे हैं तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो थी कार्बिलएमीन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी कार्बिलएमीन नहीं, वो थी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, इसको आप याद रखेंगे, बस हमने यही करना है इसमें। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है? होता यह है कि जो एमाइड है यानी कि RCONH2, ये RCONH2 कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में, RNH2 में, और क्या लिया जाता है? Br2 लिया जाता है और KOH लिया जाता है, बस इसे हीट दे दी जाती है, ये बन जाता है। ठीक है, अब हमने RNH2 तो बनाना है, लेकिन हमने पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हमने इस RCOOH को कन्वर्ट करना पड़ेगा RCONH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन हमारा यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले हमने इसको CH3COOH इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा एमाइड में। तो इसको एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले RCOCl में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके रिएक्शन कर लीजिए SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ कन्वर्ट रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, CH3COCl बन जाएगा। अब ये ऐसा बन गया, बस आप क्या करिए, अब ये Cl ये लीविंग ग्रुप है, आराम से लीव हो जाएगा। तो आप NH3 की रिएक्शन कर दीजिए इसमें। NH3 की रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CONH2 बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। अब क्या करना है आपने? अब तो यही करना है। अब क्या करना है? हॉफमैन डिग्रेडेशन कर देना है। यहाँ पर क्या करना है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करना है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड कैसे करते हैं? आप Br2 की रिएक्शन करते हो KOH के साथ के प्रेजेंस में और हीट करते हो, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। यही आपको बनाना था, यही आपको बनाना था मेथेन में। तो इस प्रकार से आप ये कन्वर्जन करेंगे। देखिए, मैं जानता हूँ ये आपको टफ लग रहा होगा, पहली बार अगर आप ये देख रहे हो तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 1-2 बार देख लोगे वीडियो को, या अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे इसकी, तो आप पाओगे कि ज़्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो नेम रिएक्शन पे हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं।
ठीक है, ज़्यादातर वही रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, फिलहाल अब अगले उसमें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर है, दूसरा। तो चलिए अब हमारे पास अगला है हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन को हम ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 होल 4 लिख देता हूँ, 4 और 1 5 हो गए, और नाइट्राइल का मतलब CN होगा। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गए, 4 ये हो गए और 5 6 कार्बन हो गए। इसको कन्वर्ट करना है हमने 1 एमिनो पेंटेन में। 1 एमिनो पेंटेन का मतलब CH3 CH2 होल 4 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर पे NH2 होगा। 5 कार्बन होने चाहिए पेंटेन में, 3 ये हो गया 1 कार्बन, और 4 कार्बन, ये तो पेंटेन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे इसे आप कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि CH3 CH2 होल 4 बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप R मान लीजिए, इसको अभी के लिए आप क्या मान लीजिए, R। तो आपने RCN को कन्वर्ट करना है RNH2 में। RNH2 में देखते ही आपके समझ में यह आया कि एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम करना है, और एक कार्बन कम करना है। इससे हमें हिंट मिला, क्या हिंट मिला कि हमें यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए तो हम जानते हैं कि हमने RCONH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा RCN को। तो RCN को RCONH2 में कन्वर्ट कर दो, फिर RNH2 तो बहुत इजीली बना लेंगे हम, क्योंकि इससे पहले ही हमने अभी किया है वो। तो RCN को यानी कि नाइट्राइल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है RCONH2 में, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे। जैसे ही आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कन्वर्ट करना है एमाइड में, ये तो हमने इससे जस्ट पहले ही किया। क्या करना था, कुछ नहीं, आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दो तो बन जाएगा RCOCl बन जाएगा। और ये जो RCOCl बना है हमारा, RCOCl बना है, अब हमने क्या करना है, इसमें अमोनोलिसिस कर देंगे, यानी कि NH3 से रिएक्शन कर देंगे तो बन जाएगा RCONH2 बन जाएगा। अब ये RCONH2 बन गया, अब तो हम जानते ही हैं इससे आगे क्या करना है हमने। RCONH2 जैसे ही ये बन गया तो आप क्या करोगे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन कर दोगे, यानी कि Br2 के साथ रिएक्शन KOH के साथ इन द और हीट दोगे। और जैसे ही आप इसे हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। और R का मतलब तो अभी हमने बताया था क्या है, R का मतलब है हमारे पास ये, तो इसको लिख लेते हैं CH3 CH2 होल 4 और यहाँ पर पे NH2। यही तो हमने बनाना था, यही हमने बनाना था, ये रहा देखो, यही हमने बनाना था। ठीक है, तो देखिए मैं मानता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई भी कन्वर्जन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बुक में है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, इन्हीं में से आपके पास एग्जाम में कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।